और आपको डिटेल में बताएंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और इसके अलावा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो क्लीन एनर्जी को 2003 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था और उसके बाद ये कंपनी अपना बिजनेस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रन करती है और आज एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। दोस्तों यहाँ पे कंपनी मेनली 3 चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करती आई है। सबसे पहले नंबर पे आता है परफॉर्मेंस केमिकल्स, दूसरे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और तीसरे नंबर पे आता है एफएमसीजी केमिकल्स। यानी कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करते आए हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको भी बताया, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कंपनी वहां पे कितनी बड़ी प्रोड्यूसर है उन चीजों की। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया है, MEHQ, BHA, एनिसोल और 4-MAP के बारे में। अगर मैं MEQ, BHA के बारे में बात करूं तो ये परफॉर्मेंस केमिकल्स के अंदर फॉल करते हैं और यहाँ पे जो कंपनी की ग्लोबल पोजीशन है वहां पे कंपनी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आती है और इंडिया के अंदर भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं पे अगर आप ग्लोबल की बात करें तो वहां पे कंपनी वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और इंडिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद अगर मैं एनिसोल और 4-MAP की बात करूं जो कि एफएमसीजी केमिकल्स में आते हैं, उसके अंदर भी कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी। तो दोस्तों यहां से आपको एक चीज काफी क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जिस भी सेक्टर के अंदर जिस भी केमिकल की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके अंदर कंपनी की एक लीडिंग पोजीशन है अगर हम पूरे ग्लोबली बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो एफएमसीजी केमिकल्स के बारे में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो या वो परफॉर्मेंस केमिकल्स के बारे में बात करें, तो उन सब प्रोडक्ट्स का अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि उनकी एप्लीकेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों अभी तक आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आया होगा, लेकिन चलिए अब ये जानने का ट्राई करते हैं कि इन सब प्रोडक्ट्स में से कंपनी को टोटल कितना रेवेन्यू मिलता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी की डिपेंडेंसी कौन से सेक्टर के ऊपर कितनी ज्यादा है। रेवेन्यू को 4 हेडर्स के अंदर, जहां पे पहले नंबर पे आता है परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी केमिकल्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2019 के अंदर परफॉर्मेंस केमिकल से कंपनी को 63.32% का रेवेन्यू आता था, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से कंपनी को 17.32 का रेवेन्यू आता था और वहीं पे एफएमसीजी केमिकल से कंपनी को 15.57% का रेवेन्यू आता था। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 के साथ तो कंपनी का डिपेंडेंसी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 63.32% से बढ़ के 64% हुआ है और कंपनी का शेयर एफएमसीजी केमिकल्स के अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। वहीं पर अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो कंपनी का डिपेंडेंसी परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर और बढ़ा है, फ्रॉम 65% टू 69%। एफएमसीजी केमिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका शेयर इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू 15.88% से कम होकर 12.34% पे आ गया है। तो दोस्तों इससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू का शेयर है वो परफॉर्मेंस केमिकल से आता है, जिसके ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 70% तक डिपेंड करता है। दोस्तों कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और टोटल कैपेसिटी कंपनी की 29,900 MTPA है और कंपनी का करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 71% के आसपास का है। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स की बात करता हूं तो कंपनी का क्लाइंटेल काफी बड़ा है और काफी रेप्यूटेड नाम है जो कि कंपनी के क्लाइंट के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं ग्रीन केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पूरी इंडस्ट्री 2019 से लेके 2025 तक 10.5% के CAGR से ग्रो करेगी। और दोस्तों जो पूरा साइज होगा इंडस्ट्री का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 के एंड में $45 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये तो बात हुई ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम पूरी इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट की, पेंट्स, केमिकल्स की, तो जो सारे केमिकल अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं तो वहां पे कंपाउंडिंग ग्रोथ 3.9% से 5.8% के बीच में वेरी करती है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रीन केमिकल की मार्केट है वहां पे 10.5% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो वो काफी ज्यादा बेटर दिख रही है एज कंपेयर टू पूरी वर्ल्ड की केमिकल इंडस्ट्री ग्रोथ के कंपैरिजन में, कि इंडियन केमिकल मार्केट के अंदर कैसा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 2015 से लेकर 19 तक के कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में बताया गया है और 2019 से लेकर 2025 तक यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप डाइज एंड पिगमेंट के केस में देख सकते हैं कि पहले अभी तक यहाँ पे 8.9% का कंपाउंडिंग ग्रोथ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ 11.4% के आसपास का होगा। वहीं पे अगर आप फार्मा एपीआईज की बात करते हो तो वहां पे अभी तक 11.8% का ग्रोथ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11.3% का ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की, तो 10.4% का कंपाउंडिंग ग्रोथ अभी तक रहा है और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10.5% के आसपास रहेगा। यानी कि दोस्तों ये पूरी स्क्रीन से आपको ये समझ में आता है कि अलग अलग सेगमेंट्स में जहां पे वर्ल्ड मार्केट के अंदर 4 से लेकर 5% का कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रोथ 7 to 10% के आसपास का है। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और जानने का ट्राई करते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट कैसे ग्रो किया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बताया है। 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 404 करोड़ का था, कंपनी का प्रॉफिट 97 करोड़ का था। 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 404 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ पे चला जाता है और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जंप जा सकता है, जो कि 140 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो कंपनी का रेवेन्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होके 538 करोड़ पे पहुंचता है और कंपनी का प्रॉफिट 198 करोड़ पे पहुंच जाता है। दोस्तों यहां पे अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 36.76% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 50% के आसपास का है। दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट माना जा सकता है। चलिए अब इसके बाद जल्दी से बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोज के बारे में। दोस्तों इंडिया एक सस्टेनेबल और एक चीप मैन्युफैक्चरिंग हब निकल के आया है केमिकल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे और ग्रोथ होगी और जो कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते आए हैं। अगर हम ग्लोबल केमिकल सेक्टर की बात करें तो वहां पे चाइना का मार्केट शेयर 40% के आसपास का है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो चाइना +1 पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी को चाइना से कम करके दूसरी कंट्रीज पे शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का ओवरऑल मार्केट शेयर केमिकल सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में बढ़ेगा और जो कंपनीज इसके अंदर अपना बिजनेस रन करती हैं उनको भी फायदा हो सकता है। थर्ड प्रो है कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी के सेल्स के अंदर 10% से ज्यादा का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया पिछले 3 साल के अंदर। वहीं पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 40% से ज्यादा का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी 36% का एक एक्सेप्शनल नंबर माना जा सकता है कंपनी के लिए, और इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी नेग्लिजिबल है। दोस्तों नेक्स्ट प्रो आता है कि कंपनी जो भी चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी एक ग्लोबल मार्केट लीडर है। एक मार्केट लीडर होना कंपनी को एक अलग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। दोस्तों जो कंपनी का लोकेशन है कुरकुम के ऊपर, वो भी काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो पोर्ट है वो वहां से सिर्फ 250 किलोमीटर अवे है, जिसकी वजह से जो कंपनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपनी के मार्जिन है, चाहे हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, वो काफी ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्स की। सबसे पहले नंबर पे आता है कि कंपनी का कंसंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा है कुछ कस्टमर्स के ऊपर। कंपनी के टॉप कस्टमर से कंपनी को 13% के आसपास का रेवेन्यू आता है। अगर मैं टॉप 10 क्लाइंट्स की बात करता हूं तो वहां से कंपनी को 47% का रेवेन्यू आता है। तो ये जानना आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने इस कंसंट्रेशन रिस्क को कैसे कम करती है और कैसे अपने रेवेन्यू को आने वाले टाइम में डाइवर्सिफाई करती है। सेकेंडली दोस्तों कंपनी के अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन तो काफी पुराने हैं, लेकिन कंपनी के कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई को लेके। तो आने वाले टाइम में अगर कोई नया प्लेयर आता है या कंपनी जिनको ये कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स, अगर वो यहां से शिफ्ट करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में काफी बड़ा हिट आ सकता है। थर्डली दोस्तों MEHQ जो कि एक प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर कंपनी एक ग्लोबली लीडर भी है, वहां से कंपनी को 48% का रेवेन्यू आता है। तो जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी का डिपेंडेंसी सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है, जो कि 48% का है। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इस रिस्क को आने वाले टाइम में कम कैसे करेगी। दोस्तों नेक्स्ट कौन आता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेके कि कंपनी का 37% ऑफ टोटल सेल्स चाइना को किया जाता है। तो आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे रिलेशंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के ऊपर एक रिस्क खड़ा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं